नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का अपडेट दे रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने 4 महीने पहले बनाया था। 5 जुलाई के आसपास बनाया था। तब ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का 60 का वैल्यू था, 60 का प्राइस था। हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की थी। उस वक्त मैंने 3 टाइम्स इन 3 ईयर करके व्यू दिया था और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस उस वक्त मैंने किया था। आप जाके देख सकते हो, थरोली हमने एनालिसिस किया था। वो एनालिसिस में मैंने आपको 150 टू 180 का टारगेट दिया था और ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल ब्रेकआउट उस हिसाब से मैंने दिया था। अभी हाल ही में लास्ट वीक में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और क्वार्टरली रिजल्ट में इतनी अच्छी तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि मुझे कहीं ना कहीं जाके रिवाइज टारगेट करने की इच्छा हो गई। मैं बोला ये 170 180 वाला स्टॉक अभी नहीं रहा, इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कि इसके टारगेट्स और भी अच्छी तरह आ सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम एक बार वापस एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली अभी जो क्वार्टरली एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है उस हिसाब से नया टारगेट क्या आ सकता है। तो वो एनालिसिस करने के लिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। अभी जैसे कि ये इलेक्ट्रो स्टील कास्ट का चार्ट है। ये चार्ट में 2007 को 72 का हाई था, लेकिन एक्चुअल देखा जाएगा तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट में सिर्फ 72 का हाई दिखा रहा है, लेकिन 2008 में एक्चुअल इसका जो हाई था वो 104 के आसपास था। जो कहीं पे मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें 104 का हाई का करीबन एक वो चार्ट दिखा रहा है। लेकिन अभी मैंने जब ट्रेडिंग व्यू में ढूंढा तो मुझे 104 का हाई दिख ही नहीं रहा है। तो मेरे वीडियो में वो एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में वो 104 का हाई दिखा रहा है और मैं 104 का हाई पकड़ के ही ये चार्ट को ट्रीट करूंगा। अभी जिस हिसाब से अगर 104 का देखा जाएगा तो 104 का हाई था और ये 2008 से लेके 2023 तक कम से कम 45 से लेके 8 ये रेंज में एक करीबन 15 साल ये रेंज में था। अभी ये रेंज में 15 साल था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट में ये 50 के आसपास ब्रेकआउट आया। मैंने 60 में 5 जुलाई को रिकमेंड किया। देखिए यहाँ पे मैंने 60 का प्राइस था 5 जुलाई का। अगर हम लोग देखते हैं, हाँ जुलाई महीने का देखते हैं तो 56 60 का 56 58 ये प्राइस चल रहा था। 60 के आसपास आप पकड़ सकते हो। 60 का प्राइस था और मैंने ये यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट में रिकमेंड किया था। और रिकमेंड करते वक्त मैंने ये बोला था कि 15 साल का टेक्निकल ब्रेकआउट है ही, प्लस फंडामेंटल ब्रेकआउट है। अभी फंडामेंटल ब्रेकआउट जो है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि ये 104, अगर मैं यहाँ से परसेंटेज गेन का परसेंटेज डालता हूँ लो से, तो यहाँ पे 55 का एग्जैक्ट 50% होता है। मतलब 104 से लेके 7 तक अगर हम लोग देखते हैं तो 55 का ब्रेकआउट था 50% का। और मेन ब्रेकआउट जो है इसने एक्चुअली बाय सिग्नल जनरेट किया 79 में। अब 79 का जैसे ही भाव क्रॉस हो गया, यहाँ पे हमको रिजल्ट के वजह से एक अच्छा प्राइस अपमूव दिखाई दिया। अभी 79 के बाद इन्होंने जो प्रीवियस 104 का जो हाई था वो भी क्रॉस कर लिया। अभी नया टारगेट क्या आ सकता है? तो हम देखिए टेक्निकल के हिसाब से मैं सीधा बोलूंगा कि अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हो तो एक यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो मैं आपको 1 मिनट में आपको 1:2 ये जितना मूवमेंट है, मतलब 104 से लेके 107 का जितना डेप्थ है, उतना डेप्थ में अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये प्राइस तो कंफर्म आ जाती है। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हैं 104 पे तो आपको 195 का टारगेट पक्का आ जाएगा। और मैं उसके आगे का टारगेट के लिए कंफर्टेबल हूँ
और वो है, अगर आप देखते हो तो 300 का टारगेट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 294 है। मैं बोलूँगा 300 का टारगेट आप कंफर्टेबली लेके चल सकते हो, इवन 500 का। अब ये ऑन व्हाट बेसिस कर रहा हूँ, तो मैं फंडामेंटल के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंडामेंटल बेसिस में आप देख सकते हो कि फंडामेंटल जाने के पहले मैं थोड़ा सा टेक्निकल क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है। करीबन आप देखते हैं तो 1999 में भी 40 का रेट था। उसके बाद 2008, मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो 20 साल के रेंज में ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस ही नहीं किया है। 20 साल 22 साल हो गए, परफॉर्म नहीं किया है और अभी चला हुआ है। तो अगर हम लोग एक्यूमुलेशन वाइज देखते हैं और वॉल्यूम वाइज देखते हैं, वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं, एक मिनट मैं आपको वॉल्यूम बता देता हूँ। वॉल्यूम अगर देखते हैं तो 20 साल के रेंज में वॉल्यूम जो हुआ है वो 2020 से लेके कोरोना के बाद के पीरियड में अब भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। और जो यहाँ पे रन हुआ है प्राइस, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। तो 20 साल के बाद ऑपरेटर और रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 साल की रेंज में। अब 20 साल के बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तो जनरली अगर 20 साल का आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 60% से अगर हम लोग देखते हैं तो किसी ने पैसा लगाया है 40 रुपया 30 रुपया के रेंज में, 60% अगर आप देखते हैं तो 7%, मतलब एक आप 20 साल का रिटर्न देखते हो तो 140%, मतलब आप 150 पकड़ सकते हो। 40 का या 30 का एवरेज अगर आप पकड़ते हो, 40 का पकड़ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे 20 साल हो गए तो 40 का एवरेज में 150% बोलेगा तो आपको 100 रुपया का टारगेट आ जाता है। मतलब 100 रुपया जो है इसका ब्रेक इवन प्राइस है। किसका? तो ये एरिया में अगर ऑपरेटर ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया हुआ है तो उसका ब्रेक इवन प्राइस 100 है, जो मुझे अब भी आते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से एक्चुअल जो प्रमोटर है या ऑपरेटर है वो अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इसमें उनका टारगेट क्या रहेगा? ऑब्वियसली 20 साल का जो टारगेट है, प्राइस वाइज हम देखेंगे कि डबल टिबल, तो डबल टिबल टारगेट नहीं रहेगा। तो 20 साल का टारगेट अगर आप टाइम वाइज एक्सटेंशन देखते हो तो मेरे ख्याल से कम 5 गुना होना चाहिए, तो 500 का टारगेट आएगा। लेकिन हम लोग फिर भी 3 गुना का टारगेट पकड़ के चलते हैं, जो 300 का टारगेट आएगा। ये मैंने आपको टेक्निकली बताया। अब फंडामेंटली थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फंडामेंटली ये कंपनी जो है डक्टाइल बिजनेस में है। जैसे कि डक्टाइल पाइप बनाती है और पाइप बना के उसमें उनकी फिटिंग भी उसी डक्टाइल आयन पाइप की फिटिंग रहती है। कास्टन पाइप बनाती है। और की पॉइंट्स में अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे जियोग्राफिकल स्प्लिट में इंडिया में 73% इनका बिजनेस है और आउटसाइड इंडिया भी 27% बिजनेस है। यहाँ पे बहुत अच्छा आउटसाइड इंडिया में ये ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे यूरोप में है, अल्जीरिया में है, आप यूएसए में भी इनका काम चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटसाइड इंडिया में भी अच्छा काम कर रहा है। और कैपेबिलिटीज़ जो है ये यहाँ पे डीआई पाइप्स, लिक्विड मेटल, सिंटर, कोक, सीमेंट, सीआई पाइप, सीमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनको सीमेंट पाइप्स भी बनाना पड़ता है। और पावर भी जनरेट करते हैं। ये पावर प्लांट भी है इनका 5 मेगावाट का। और कैपेक्स में अगर देखते हैं तो श्रीकलाहस्ती पाइप्स जो है उन्होंने इसको टेक ओवर किया था, श्रीकलाहस्ती को टेक ओवर किया था। इसके बाद कैपेसिटी जो 5 लाख MTA था वो 3 लाख 40 manufacturing capacities to 5 lakh MTPA and 3 lakh 40 MTPA by first quarter of 24 and second quarter of 24 respectively. It also plans to upgrade the allied infrastructure to maintain the integrated nature of operation. मतलब ये कंपनी एक्सपांड और ज़्यादा हो रही है। इनके बिजनेसेस जो है वो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे सब जगह है। तो देखो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी तो साउंड है, कंपनी एक्चुअल वर्क कर रही है। कहीं पे भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू जो है, ये कंपनी 6,392 करोड़ की मार्केट कैप लेके काम कर रही है, मतलब ये स्मॉल कैप या मिड कैप के रेंज में है। बुक वैल्यू इसकी 77 की है। जो मैंने रिकमेंड की थी वो बुक वैल्यू के नीचे 60 रुपीज़ की प्राइस थी, और मैं कंफर्टेबल था कि ये बुक वैल्यू के ऊपर हमको बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। अभी करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से ऊपर आ चुकी है, 108 की करंट प्राइस है, और बुक वैल्यू से सिर्फ 1.40, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.40 के रेंज में है। स्टॉक पी 15 साल। अभी पी का मतलब ये है कि अगर करंट इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं ईयरली, तो ईयरली प्रॉफिट लॉस अभी 418 करोड़ का है। तो 418 करोड़ को अगर आप मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे, जैसे कि 6392 डिवाइडेड बाय 418 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा ये 15.29, मतलब 15.3 का ये स्टॉक पी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंपनी करंट सिनारियो में जितना प्रॉफिट कमा रही है और ये सस्टेन प्रॉफिट रहेगा 15 साल के लिए, तो 15 साल में आप कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अगर पैसा लगाया कंपनी में और कंपनी खरीद ली, तो आपका पैसा रिटर्न 15 साल में आ जाएगा। तो ये इतना अच्छा डील है कि पी जो है वो कंपनी का 15 का पी है और इंडस्ट्री पी 27 का है, तो इसमें स्टॉक ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा है। आरओई भले ही इसका कम है, 7.5 है, आरओसी 10 का है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे तकलीफ है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली अगर ईयरली अगर हम लोग देखते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2012 से लेके 2021 तक का अगर हम लोग प्रॉफिट, 2012 में -26 था प्रॉफिट, लॉस था। 2013 करीबन 2016 तक लॉस में था। 2017 में 144 का प्रॉफिट आया। ये कंपनी 2017 में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 144 124, मतलब लॉस से प्रॉफिट में आ गई। अगर हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं तो 2017 में यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट में आई है तो इसमें कोई सिग्निफिकेंस हमको दिखाई नहीं दिया। 2017-18 में एक्चुअली 9 तक का रेट आ गया। तो अगर 17 और 18 में इतना अच्छा प्रॉफिट देने के बाद भी कंपनी नीचे आ गई, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 2019-20 में भी अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन मूवमेंट वहाँ के वहाँ पे ही था। एक्चुअल मूवमेंट कभी आई जब वापस कोरोना का इफेक्ट आया, और उसके बाद ये कंपनी ने एकदम 348 करोड़ का प्रॉफिट दिया। जो अगर हम लोग देखते हैं तो 10 साल की रेंज में ये फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ब्रेकआउट आया था। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 161 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। यहाँ से अगर ये 161 को हम डबल से देखते हैं तो ये डबल प्रॉफिट यहाँ पे 2022 में पोस्ट किया। लेकिन जब भी ये कंपनी, ऐसी कंपनी अगर 2022 में डबल प्रॉफिट पोस्ट करती है, तो इन्वेस्टर जो है पहले साल तो देखती है कि अगर ये जो दिया हुआ है प्रॉफिट, ये रियल प्रॉफिट है क्या। तो ये चेक करने के लिए पहले तो उसका सेल्स देखा जाता है। अगर हम लोग सेल्स देखते हैं तो सेल्स भी यहाँ से डबल हो चुका है। तो सेल्स डबल है, प्रॉफिट डबल है, मतलब एक्चुअल काम कर रही है कंपनी। ये पहला अंदाज देखते। और इसके बाद मार्च 2023 में वापस इन्होंने 316 का एक सेम प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स अलर्ट हो गए, जैसे कि 2022 से लेके 2022 में 348 होने के बावजूद अगर हम लोग देखते हैं 2022 का, मैंने यहाँ पे लाइन डाला हुआ है मई का, जैसे कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद प्राइस वहीं पे थी, इन्वेस्टर्स तभी भी थोड़े से कंफ्यूजन में थे। 2023 में भी प्राइस 34-35 थी। अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर हम लोग देखते हो तो 40-50 का प्राइस 2023 में था। अब 2023 में 316 डिक्लेयर करने के बाद 2 क्वार्टर 2024 के आए, जून और सितंबर। जून में
जो सेल्स था अराउंड उतना ही है, लेकिन प्रॉफिट भी 75 करोड़, मतलब अगर हम लोग जून के प्रॉफिट से देख रहे हो तो नॉर्मल था। सितंबर में क्या हुआ कि थोड़ा सा सेल्स बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट करीबन डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा है। अगर हम सितंबर टू सितंबर देखते हैं तो 50 से 175, मतलब 5 3 150, तो 3 गुना तो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, नेट प्रॉफिट 3 गुना हो गया है अगर हम लोग सितंबर टू सितंबर देखते हैं। और लास्ट क्वार्टर का जून से अगर देखते हैं तो करीबन 2 गुने से डबल से ज़्यादा है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल हुआ है, तो यहाँ पे कोई मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। अदर इनकम भी सेम कमी है, तो कोई सस्पिशियस था नहीं। इंटरेस्ट देखेंगे, टैक्स देखेंगे, प्रॉपरली टैक्स भरा हुआ है। ईपीएस अगर हम लोग देखते हैं तो ईपीएस बढ़ा हुआ है, तो ईपीएस प्रॉपरली बढ़ा है। तो ये जो है, ये जैसे ही ये फिगर आई, ये लास्ट वीक में ये पोस्ट किया, और लास्ट वीक में जैसे मतलब पहला क्वार्टर जो हुआ 2000 जून का, यहाँ पे 75 करोड़ होने के बाद अगर हम लोग 75 इंटू 4 देखते हैं तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर अगर हम लोग जनरली कैसे गिनते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर एक 75 का दिया, तो समझो 3 क्वार्टर और आए, तो 4 क्वार्टर के बाद 300 करोड़ है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि बाबा ये 2 साल तो 300 दिया है, ये साल भी 300 आएगा। लेकिन ये जो लेटेस्ट क्वार्टर जो आया है वो 175 करोड़ का आया है, मतलब 100 करोड़ एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब ये हो गया कि 418 करोड़ ये साल में आने वाले दो जो है वो क्वार्टर को अज्यूम करके हम लोग देखते हैं तो 418 करोड़ आ सकते हैं। और अगर ये आने वाले 2 क्वार्टर में उन्होंने और अच्छा दिया तो 400 से भी अच्छा आ सकता है। तो अगर 400 हम लोग अज्यूम करके चलते हैं तो लास्ट 2 साल से 300 और 300 से ये बढ़कर आ रहा है, जहां से ये 25% की राइज आ रही है। अब 25% की राइज आ रही है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। ईपीएस यहाँ पे कहीं पे भी 5 से सॉरी 3 साल से अगर देखते हैं तो 5 5 7 का ईपीएस हो रहा है, और यहाँ पे कहीं पे भी 3 से ऊपर ईपीएस नहीं था। तो 3 साल अगर कंजिक्यूटिवली 300 करोड़ का प्रॉफिट ये पोस्ट कर रही है, प्लस ग्रोथ भी दे रही है 25%, तो मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो मुझे ये बताता है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया हुआ है, 2 क्वार्टर से मूवमेंट दिखाई है, तो ये कंपनी आपको कम से कम यहाँ से बॉटम से लेके ये जो है यहाँ से 5 गुना बढ़नी चाहिए। ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हुए हैं, फंडामेंटली देखा हुआ है। फंडामेंटली जब भी 3 साल में इतना अच्छा ग्रोथ देखा जाता है, ये कंपनी रेडी टू ब्लास्ट है। लिटरली मेरे हिसाब से ये ब्लास्ट हो सकती है और कम से कम 300 से 500 का टारगेट आ सकती है। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एनालिसिस है। मैं आपको बोलूँगा कि आप आपके एंड से भी ये कंपनी की अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, और टारगेट्स के लिए आप देख सकते हो। अभी इसमें ट्रेड कैसे करना है, जबकि मैंने ये 60 में लिया हुआ है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट को दिलाया हुआ है, मेरे क्लाइंट्स को, और मैं रिकमेंड तो यहाँ से भी कर रहा हूँ। तो 60 से जब 108 हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैंने तो 60 का लिया हुआ अभी भी रखा हुआ है, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद तो ऐड करना लाजमी बनता है, जब मेरे को ऊपर का टारगेट 300 का दिख रहा है तो मैं ऐड करूंगा। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो आप एनालिसिस कीजिए, मार्केट टॉप में है। अगर आप यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी लेंगे तो जब भी आपको नीचे का मौका मिलेगा, 107 से लेके 70 72 70 तक का मौका मिलता है, तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 70 के आसपास जब आके ये वापस ऊपर की तरफ निकलेगा तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न्स हमको 2-3 साल में मिल सकता है। तो मैंने आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फंडामेंटली और कुछ चीज़ें बताऊं तो कंपाउंडेड सेल्स जो है 10 साल का CAGR 13% है, प्रॉफिट 10 साल का 26% है,
स्टॉक प्राइस 23%, CAGR 10 साल से बढ़ा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, 4% का है, लास्ट ईयर 8% आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व भी अच्छा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रमोटर की होल्डिंग 44% है, FIS की होल्डिंग 15% है, और यहाँ पे DIS अगर हम लोग देखते हैं तो DIS कम है लेकिन FIS ज़्यादा है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया है, रेडी टू ब्लास्ट है। बाकी आप कैसे इन्वेस्ट करना है और कितने टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है ये आप डिसाइड कर लीजिए। आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।